क्या रामस्वरूप वर्मा जी या पेरियाल ललई लोगों ने कभी जाति की महासभाओं में कार्यक्रम में शिरकत किया? नहीं, कभी नहीं किया। दोनों लोग जात तोड़ने वाले थे और जो जातीय सभाएं हैं वो ब्राह्मणवाद की प्रतीक हैं। अगर जातीय सभाएं बनी रहेंगी तो ब्राह्मणवाद मजबूत बना रहेगा, जात टूटेगी तब समाज बनेगा। और जिस बात पर या जिस काम से दुश्मन तिलमिला जाए समझ लो तुम सही रास्ते पे। जो 22 प्रतिज्ञाओं का ये अभियान चला है वो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो ब्राह्मणवाद पर गहरी चोट करती हैं। तीर निशाने पे है, इसलिए ब्राह्मणवाद तिलमिला गया है। बुद्ध धर्म के तो बहुत कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवादियों को कभी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब ये 22 प्रतिज्ञाएं आईं तब उनको तकलीफ हुई। तो सबको ये समझ लेना चाहिए कि यही रास्ता सही है। मूर्ति पूजा ब्राह्मणवाद का एक हथियार है। मूर्ति पूजा से विचार खत्म हो जाता है और विचार से मूर्ति खत्म हो जाती है। मृत्यु भोज कुर्मियों को बहुत गरीब बना रहा है। ये प्रथा बहुत खराब है, ये गिद्ध भोज की तरह है। इसलिए मरने के बाद कोई तरह ही नहीं करेगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। मेरे साथ रामचंद्र कटियार जी हैं। शोषित समाज दल जिसको महामना रामस्वरूप वर्मा और बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने मिलकर के बनाया था, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और 1968 से यानी कि अर्जक संघ की स्थापना से ही अर्जक संघ से पूरी तरीके से विचारों के साथ जुड़े हुए हैं। पूरे देश में 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर के जो हो हंगामा मचाया जा रहा है, एक मंत्री से इस्तीफा तक ले लिया गया। लगता है कि आपको 22 प्रतिज्ञाओं में ऐसा कुछ है जिसकी वजह से इनको इतनी तकलीफ हो रही है? एक बार लेनिन से उनके अनुयायियों ने पूछा कि साहब हम सही रास्ते पर चल रहे हैं या गलत रास्ते पर चल रहे हैं, इसका हम अनुभव कैसे करेंगे? तो लेनिन ने कहा कि देखो, जिस रास्ते पर या जिस बात पर दुश्मन खुश हो जाए तो समझना बहुत गलत रास्ते पर चल रहे हो, और जिस बात पर या जिस काम से दुश्मन तिलमिला जाए समझ लो तुम सही रास्ते पे हो। जो 22 प्रतिज्ञाओं का ये अभियान चला है बाबा साहब का, वो ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं जो ब्राह्मणवाद पर गहरी चोट करती हैं। तीर निशाने पे है, इसलिए ब्राह्मणवाद तिलमिला गया है। यही सही रास्ता है। बुद्ध धर्म के तो बहुत कार्यक्रम होते रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद या ब्राह्मणवादियों को कभी तकलीफ नहीं हुई। लेकिन जब ये 22 प्रतिज्ञाएं आईं तब उनको तकलीफ हुई। तो सबको ये समझ लेना चाहिए कि यही रास्ता सही है, यही बात सही है, यही कार्यक्रम सही है। इसका मतलब बुद्ध या अम्बेडकर को पूजा जाते रहे, उससे कोई तकलीफ नहीं है ब्राह्मणवादियों को? मूर्ति पूजा ब्राह्मणवाद का एक हथियार है। ये उसका धंधा है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा से विचार खत्म हो जाता है और विचार से मूर्ति खत्म हो जाती है। तो ब्राह्मणवादी ये चाहते हैं कि ये मूर्ति पूजक बने रहें। महामना बुद्ध की जहाँ खुदाई हो जाए पूरे देश में, बीते बीते पे आपको मूर्ति निकल आएगी, लेकिन विचार खत्म हो गया। दुनिया भर में चाहे जितना चल रहा हो, इसलिए मूर्ति पूजा का विरोध होना चाहिए और विचारों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि ब्राह्मणवाद जाए और मानववाद आए। एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि मौजूदा दौर में लोगों का ऐसा मानना है कि अगर क्लियर कट हुआ जाए, महामना रामस्वरूप वर्मा संपूर्ण क्रांति की बात करते थे, तो क्लियर कट इतना क्लियर होने पर राजनीतिक परिवर्तन संभव नहीं है। राजनीति में थोड़ा ढुलमुल होना पड़ेगा, थोड़ा समझौतावादी होना पड़ेगा, और क्लियर अगर चले तो राजनीतिक सफलता नहीं मिल सकती। इसको नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, राजनीति तब सफल होती है जब जन आंदोलन खड़ा होता है। जन आंदोलन तब खड़ा होता है जब जनता उन विचारों से संतुष्ट हो जाती है। अभी सारा समाज ब्राह्मणवाद के जरिए संचालित है, चाहे विचार से हो और चाहे आचरण से हो। तो जो ब्राह्मणवाद है वो कभी भी अच्छे परिणाम नहीं दे सकता है। लेकिन जब जागरूकता बढ़ेगी और ये समाज समझ जाएगा कि कौन ब्राह्मणवादी है, कौन पूंजीवादी है, कौन समाजवादी है, कौन मानववादी है, तो जब ये पाला खिंच जाएगा तो जो मानववादी होगा वही जनता की समस्याओं का समाधान करेगा, वही जननेता होगा और जनता निश्चित रूप से उसी को पसंद करेगी। फिर ये ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी किनारे हो जाएंगे। लेकिन मौजूदा दौर में तो आदमी शॉर्टकट चाहता है कि जल्दी आए और विधायक सांसद बन जाए। कहाँ इतना लंबा इंतजार करें? सांसद बनना एक प्रक्रिया है और 75 साल हो गए। सांसद भी उतने ही हैं और विधायक उतने भी हैं, लेकिन एक भी समस्या का समाधान
ये नहीं कर पाए। इसकी वजह ये है कि सिद्धांतहीन राजनीति पर ये चल रहे हैं और पूरे जनता को पुनर्जन्म और भाग्यवाद में उलझाए हुए हैं। जनता समझ रही है कि हमारे सुख दुख का कारण हमारा भाग्य है और ये अपने सुख दुख का, अपने भाग्य का चमत्कार मान करके एमपी बने हैं, इसलिए ये एमपी बनने में दिलचस्पी रखते हैं। जनता अपने भाग्य भरोसे है, इसलिए समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। जबकि राजनीतिक दल का मतलब होता है कि देश की समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान क्या है, इसका लिखित सिद्धांत जिसके पास है वो असली राजनीति है। बाकी सारे दल जातिवाद और संप्रदायवाद के सहारे चल रहे हैं, जो देश के लिए विनाशक सिद्ध हो रहे हैं। महामना रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू को इस दल के गठन की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि उन्होंने देखा, उस समय 25 साल हो गए थे कि एक भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है और सारे दल पूंजीपतियों के पैसे से चल रहे हैं। तो पूंजीपतियों के पैसे से चलने वाले दल किसान मजदूर का कभी भला नहीं कर सकते, क्योंकि किसान घास की तरह है और घोड़े की तरह पूंजीपत है। पूंजीपत अगर तंदुरुस्त रहेगा तो घास मर जाएगी, घास तंदुरुस्त रहेगी तो घोड़ा मर जाएगा। जब घोड़े की तंदुरुस्त होने की गारंटी हो गई, क्योंकि उन्हीं के पैसे से राजनीतिक दल चल रहे हैं, तो घास तो मर ही जाएगी। यही हो रहा है इन 75 सालों से। तो जगदेव बाबू और वर्मा जी ने ये देखा कि सिद्धांतहीन राजनीति से भला होने वाला नहीं है देश का, तो दोनों ने मिलकर के विश्व की ऐसी आर्थिक व्यवस्था का निर्माण किया जिसमें निरादर और गरीबी का समूल नाश 5 साल में हो जाएगा। लेकिन जातिवाद और संप्रदायवाद विचार मारक होता है। इन दोनों ताकतों ने सोशल समाज दल के विचारों को दबाए रखा, लेकिन जो 75 सालों का ये दुष्परिणाम आया है सिद्धांतहीन राजनीति का, उससे जनता अब ऊब चुकी है। और जिस दिन मानववाद के प्रति जनता का रुझान बढ़ेगा, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद जलकर खाक हो जाएगा और देश उन्नति के मार्ग पर चलने लगेगा। जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा जी, आपने दोनों लोगों को देखा, उनके साथ कई सभाएं की। उसी समय पेरियाल ललई बगल में ही, रामस्वरूप वर्मा जी के बगल से ही आते थे। वो किस तरीके से रामस्वरूप वर्मा जी से जुड़े और प्रभावित होकर के दोनों लोगों ने कैसे साथ में काम किया? पेरियाल ललई सिंह यादव थे, ये एक फौजी थे, फौज से बगावत की और उन्होंने आरपीआई ज्वाइन की और उन्होंने प्रेस लगाया और मानववादी साहित्य का प्रचार प्रसार करना, उनको छापना और बेचना, पूरे देश में वो अपना गट्ठर बांध के जाते थे जहाँ भी मानववादी कार्यक्रम होते थे और जीवन भर वो साहित्य का प्रचार प्रसार करते रहे। और जब अर्जक संघ की स्थापना हुई तो उनको लगा कि अरे इससे बढ़िया तो विचार है नहीं, तो वो अर्जक संघ में जुड़ गए। और जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 2 किताबें सम्मान के लिए धर्म परिवर्तन करें और जात भेद का उच्छेद उत्तर प्रदेश की सरकार ने जब्त की, तो अर्जक संघ के नेता को, ये ललई सिंह जी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वे हाई कोर्ट में रिट दाखिल करें और वर्मा जी ने उसका प्रारूप बनाया और उनको इसकी जिम्मेदारी दी। उन्होंने बड़ी पैरवी करके हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक लड़े और उस दोनों किताबों को मुक्त कराया और सरकार पर जुर्माना लगवाया। ये दोनों महापुरुषों की जयंतियां ज़्यादातर लोग जाति की वजह से मना रहे हैं, विचारों को पीछे छोड़ करके। क्या रामस्वरूप वर्मा जी या पेरियाल ललई, कभी आपके संज्ञान में आया कि दो लोगों ने कभी जाति की महासभाओं में, कार्यक्रम में शिरकत किया हो? नहीं, कभी नहीं किया। दोनों लोग जात तोड़ने वाले थे, जीवन भर वो जात के विनाश में लगे रहे और जो जातीय सभाएं हैं वो ब्राह्मणवाद की प्रतीक हैं। अगर जातीय सभाएं बनी रहेंगी तो ब्राह्मणवाद मजबूत बना रहेगा, जात टूटेगी तब समाज बनेगा। तो जात टूटने का निवारण है, वर्मा जी ने बहुत उसको स्पष्ट किया है कि जातियां बनती हैं बोलने, चालने, उठने, बैठने और खान पान में गैर बराबरी से। जिस दिन इनमें परस्पर इन 6 जगहों पर बराबरी का अभियान चल जाएगा, इनमें समता आ जाएगी, जात टूट जाएगी, फिर नए समाज का निर्माण होगा, वही क्रांति करेगा। अभी बातचीत में आपने बताया था कि रामस्वरूप वर्मा जी ने एक जाति महासभा वाले के सामने 2 शर्त रखी। कौन सी वो 2 शर्तें थीं? ऐसा था, कुर्म क्षत्रिय महासभा के नाम पर बेगम हजरत महल पार्क में राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। सारे जो उसके पदाधिकारी थे वर्मा जी के पास आए, उन्होंने कहा कि साहब आपको हम लेवाने आए हैं। तो वर्मा जी ने मना कर दिया कि तुम जात जोड़ रहे हो, तुम जाति सम्मेलन कर रहे हो और हम जात तोड़ने वाले हैं, तो हम तुम्हारे सम्मेलन में जाके क्या करेंगे। अंत में वर्मा जी ने कहा कि एक शर्त है, हम 2 प्रस्ताव टाइप कराते हैं। एक प्रस्ताव होगा
कि ये समाज आज से ब्राह्मणवादी विवाह पद्धति का बहिष्कार करता है और अर्जक संघ की मानववादी पद्धति से शादी करने का संकल्प लेता है, और जो इसके विरुद्ध रहेगा उस पर जुर्माना किया जाएगा। दूसरा प्रस्ताव उन्होंने कहा कि मृत्यु भोज कुर्मियों को बहुत गरीब बना रहा है, ये प्रथा बहुत खराब है, ये गिद्ध भोज की तरह है, इसलिए मरने के बाद कोई तरह ही नहीं करेगा, केवल शोक सभा करेगा। ये दोनों प्रस्ताव आप पास करा के ले आइए, हम चलेंगे सम्मेलन में। प्रस्ताव लिख के ले गए, लेकिन वो पास करा नहीं पाए, तो वर्मा जी का जाना भी खारिज हो गया। महामना वर्मा जी जीवन भर समाज बनाने में लगे रहे कि मानववादी समाज की स्थापना हो ताकि क्रांति आवे, इसलिए वो हमेशा जातीय सम्मेलनों से दूर रहे। जय अर्जक कहने वाला व्यक्ति यानी कि अर्जक संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जय भीम कहने वाला व्यक्ति, खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाला व्यक्ति, नमो बुद्धाय कहने वाला व्यक्ति, बुद्धिस्ट कहने वाला व्यक्ति, अगर किसी जाति महासभा का पदाधिकारी है तो क्या वो मिशन के लिए काम कर रहा है या फिर खिलाफ में कर रहा है? नहीं, वो शुद्ध ब्राह्मणवाद का काम कर रहा है। जातीय महासभा जब ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने वाली है तो वहाँ जात तोड़ने वाले, चाहे महामना बुद्ध हों, चाहे महामना डॉक्टर अम्बेडकर हों, चाहे जय अर्जक कहने वाले हों, इनका कोई मेल नहीं है। इसलिए ऐसे पाखंडियों से दूरी बनाए रखना चाहिए और उनमें सुधार की गुंजाइश अगर है तो उनके अपने आचरण को दुरुस्त करना चाहिए। ऐसे लोगों से समाज की दूरी ये जरूरी है ताकि लोग भ्रम में न रहें। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर मैं भी जानना चाहता हूं। दरअसल मैं किसी भी तरह के ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं कर सकता। ऐसे में तमाम लोग सवाल उठाते हैं कि बुद्ध को मानने का मतलब है पाखंड को मानना। मेरा कहना है कि बुद्ध स्वयं ये मानते थे कि कोई ईश्वर नहीं है, वहां पर हमारे विचार एक थे। अर्जक संघ का बुद्धिज्म या बुद्ध के बारे में क्या मानना है? जो बुद्ध है मार्ग बहुत वैज्ञानिक है, लेकिन ब्राह्मणवादियों ने उसमें ब्राह्मणवाद को घुसेड़ दिया है। यही वजह रही कि सैकड़ों साल तक मौर्य काल जो बुद्ध धर्म का हिस्सा था उसके रहते हुए भी ब्राह्मणवाद जिंदा रहा। महामना वर्मा जी ने इसमें बड़ा चिंतन किया और वो सारी जो विसंगतियाँ थीं उनको दूर करके अर्जक संघ को एकदम से वैज्ञानिक बना दिया। इसलिए महामना बुद्ध के जो मूल विचार हैं उनको जिंदा रखने के लिए अर्जक संघ की बहुत ज़रूरत है। धर्म के नाम पर जितना पाखंड हो रहा है वो एक व्यवसाय उसको बना लिया है। बुद्ध का मार्ग अगर समझना है, उस पर चलना है, वही अर्जक संघ का पूरा स्वरूप है। मौजूदा समय में राजनीति में पैसे की ज़रूरत हो गई, धनबल, बाहुबल सब कुछ लगने लगा। वहाँ पर ये विचार लेकर के आपको लगता है कितना सफल होंगे आप? नहीं, विचारहीनता ही जातिवाद, संप्रदायवाद और पूंजीवाद सहारा बन रहे हैं। ये जब वोट डालने में एक पैसा नहीं खर्च होता है तो राजनीति में पैसे क्या जरूरत है? देश में तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान केवल ब्राह्मणवाद के विरोध से हो जाएगा क्या? नहीं, ये भ्रम है। राजनीतिक दल बनता ही है समस्याओं के समाधान के लिए। और महामना बुद्ध ने कहा कि भाई दुख है तो कारण है और कारण का निवारण है। इसी सूत्र पर शोषित समाज दल की स्थापना हुई थी। अब जैसे जितने राजनीतिक दल हैं ये देश या प्रदेश की सरकारों में सब रह चुके हैं, लेकिन एक भी समस्या का समाधान नहीं कर सके। भाई 75 साल हो गए, महंगाई निरंतर बढ़ रही है, बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, रुपए की कीमत निरंतर घट रही है, ये विदेशी व्यापार घाटा निरंतर बढ़ रहा है। सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, एक भी समस्या का समाधान नहीं कर। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। जी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। तो जैसे एक हम बहुत बड़ी आपको बात बताते हैं कि बेरोजगारी मुँह आए, अब सत्ता बदल दो, ये सब दल कहते हैं, लेकिन बेरोजगारी तुम कैसे दूर करोगे? किसी के पास हल नहीं है। 1.5% सरकारी नौकरियां हैं और बेरोजगारी बेतहाशा है। शोषित समाज दल का ये कहना है कि रोजगार गांव में है। जैसे जो कृषि उपज है वो पहले शहर आती है, शहर में टमाटर का सास बनता है, मटर कैनिंग होती है, बिस्कुट बनते हैं, चिप्स बनता है। ये गांव क्यों नहीं बन सकता है? इसमें कोई टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है। सरकार मशीन दे और कच्चा माल और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग दे दे और कच्चा माल जो पक्का बन जाए उसको खरीदने की गारंटी दे दे, तो गांव में बेरोजगारी का नाम नहीं रहेगा। किसान से 60 रुपया किलो दाल व्यापारी खरीदता है, उड़द और मूंग,
और शहर ले आकर के जब उसको दाल बना देता है जिसमें कुछ लगता ही नहीं, दूने दाम पे बेचता है। ये सारे फायदे जब किसान खुद अगर करे, इतना उत्पादन हो जाएगा कि सारी चीज़ें उपभोक्ताओं को सस्ते में मिलेंगी। दूसरा है किसान की बदहाली का कारण कि जो मिल उत्पादित वस्तुएं हैं वो बहुत तेज़ी से महंगी हो रही हैं और जो कृषि उपज है उसके दाम बहुत थोड़े बढ़ रहे हैं। उदाहरण के लिए सन 1967 में सबसे पहले एमएसपी तय की गई थी जब उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री महामना रामस्वरूप वर्मा थे। केंद्र में मोरारजी देसाई वित्त मंत्री थे। उन्होंने सारे वित्त मंत्रियों को बुलाया और कहा कि आप बताइए कि 1 क्विंटल गेहूं के दाम कितने रखे जाएं। किसी ने कहा साहब 50 रुपया कर दो, किसी ने कहा 55 कर दो, किसी ने कहा 60 कर दो। वर्मा जी का नंबर आया तो वर्मा जी ने कहा कि भाई पहले लागत कितनी लगती है तब तो उसका दाम तय हो। तो उन्होंने कहा कि 2 तरह की खेती हो रही है इस देश में, एक तो अपड़ किसान कर रहा है और एक सरकार स्वयं कर रही है। जो सरकारी कृषि फार्म है उसमें सरकार खेती करती है, उसमें एक से एक वैज्ञानिक हैं, नया बीज है, भरपूर खाद है, भरपूर पानी है और आधुनिक कृषि यंत्र हैं और किसान के पास तो ये कुछ है नहीं। तो जो कृषि फार्म में 1 क्विंटल की लागत है वही आप दे दीजिए। तो कहा साहब ये तो 430 रुपया है, तो सरकार दे ही नहीं पाएगी। तो उन्होंने कहा कि फिर तो ये अन्याय है घोर। खैर कांग्रेस ने कहा हम 75 रुपया क्विंटल से ज़्यादा नहीं दे पाएंगे। तो वर्मा जी ने कहा कि हम 10 रुपया बोनस देंगे। इसके बाद कांग्रेस में खलबली मच गई कि साहब तो रामस्वरूप वर्मा किसानों का नेता हो जाएगा, किसान ये कांग्रेस बदनाम हो जाएगी। तब 85 रुपया क्विंटल सन 67 में गेहूँ का दाम था। तब 7 रुपया बोरी सीमेंट की मिलती थी, 1 रुपया लीटर पेट्रोल था, 1 रुपया किलो लोहा था, ये 36 रुपया कट्टा यूरिया की बोरी थी, 100 रुपया का 10 ग्राम सोना था। अब इन चीज़ों के दाम जब 100 गुना से लगा के 500 गुना बढ़ गए हैं तब किसान का 20 गुना बढ़ा है। तो किसान की तबाही तो लिख दी गई इसी में। इसलिए किसान के साथ न्याय तब होगा जब 1967 के आधार पर कृषि उपज और मिल उत्पादित वस्तुओं के मूल्यों में समानुपात कायम होगा। एक तो हम ये करेंगे तो किसान खुशहाल हो जाएगा। दूसरा ये है कि जैसे गन्ना है, जो आज चीनी मिल हैं ये गन्ना से खोई फेंक देते हैं औने पौने दाम पे बेच के, मड फेंक देते हैं और शराब बनाते हैं सीरे से और शक्कर बनाते हैं। सोशल समाज दल इन चीनी मिलों के स्थान पर शुगर कॉम्प्लेक्स लगाएगा जिसमें खोई से अखबारी कागज़, गत्ता, कैनाइड बोर्ड और फर्फ्यूजल से बढ़िया कपड़ा बनाएगा। और एक नई चीज़ वैनिलिन जो बाहर से 25,000 रुपया किलो आयात की जाती है, 4 किलो खोई में 1 किलो वैनिलिन बन जाती है। और मड से मोम, रंग और कच्ची रबर, ये सीरे से पावर अल्कोहल। ब्राज़ील 40 साल से अपने सारे वाहन पेट्रोल की जगह पावर अल्कोहल से चला रहा है। पावर अल्कोहल चला करके इन सारी चीज़ों से इतना सस्ता माल तैयार हो जाएगा, इतनी चीज़ें तैयार हो जाएंगी कि किसान को 1 कुंटल का 1000 रुपया देकर भी जनता को 10 रुपया किलो चीनी और ये सारे सामान तैयार हो जाएंगे और 20 रुपया लीटर जो पावर अल्कोहल पेट्रोल का विकल्प है वो जनता को उपलब्ध कराया जाएगा। इस तरह से देश खुशहाली और देश और किसान दोनों खुशहाल हो जाएंगे। ये आपने महामना रामस्वरूप वर्मा के वित्त मंत्रित्व काल की बात करी। मेरी जानकारी के हिसाब से कि फायदे का बजट पेश किया था रामस्वरूप वर्मा जी ने। उन्होंने 9 महीने में इतने क्रांतिकारी फैसले किए थे जबकि वो सम्मिलित सरकार थी। सबसे पहला बजट लाभ का उन्होंने दिया और हिंदी में बना कर दिया। और इतना ही नहीं किया, वहाँ के जब सब अधिकारी कहने लगे कि साहब हिंदी में काम संभव नहीं है तो उन्होंने सारे टाइपराइटर नीलाम कर दिए, अंग्रेजी वाले और सब हिंदी वाले ले आए और आज वो पूरा काम हिंदी में हो रहा है। तो सारे काम उन्होंने एक नहीं हज़ारों काम किए हैं जो बहुत क्रांतिकारी हैं। तो आपको ये लगता है कि वो जो विचार थे अपने सभी महापुरुषों के, उनके दम पर राजनीतिक परिवर्तन कभी संभव है? आज तो विचारहीन राजनीति हो गई है और महामना वर्मा जी कहते थे कि विचारहीन राजनीति वैसा होती है जिसके पास लाठी पैसा होगा वो लेके भाग जाएगा। इसलिए अब विचार की राजनीति का वक्त आ गया है और सोशल समाज दल के अलावा किसी पार्टी के पास विचार नहीं है। किसानों की खुशहाली के लिए, मजदूरों की खुशहाली के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए सोशल समाज दल अकेला राजनीतिक दल है। इसलिए सारे किसान मजदूरों को इस पर विचार करना चाहिए और जातवादी, संप्रदायवादी और पूंजीवादी राजनीति को छोड़कर
सोशल समाज दल की सिद्धांतकारी कल्याणकारी राजनीति को अपनाना चाहिए। ऐसा होने से 5 साल के अंदर देश शिखर पर पहुंच जाएगा, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जनता को क्या चाहिए? स्टालिन को कितने नंबर देते हैं अर्जक संघ के हिसाब से? स्टालिन के जो पिताजी थे, जब वो 67 में चीफ मिनिस्टर थे, तो महामना वर्मा जी और जगदेव बाबू दोनों लोग गए थे और उनको समझाया था कि जात जोड़ जो है वो बहुत दिन टिकाऊ नहीं होती है, विचार की राजनीति होनी चाहिए। और उन्होंने अर्जक संघ और सोशल समाज दल का सिद्धांत दिया था। इस पर उन्होंने कहा था कि हम जवाब देंगे और ये आपका विचार बहुत बढ़िया है, लेकिन वो विचार जवाब तो कभी आया नहीं। जात की राजनीति का परिणाम ये हुआ कि ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के बाद ब्राह्मणी चीफ मिनिस्टर बन गई। लेकिन खुशी हमें ये है कि स्टालिन अब हम लोगों के विचारों के अनुरूप काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि हम उत्तर दक्षिण ये आंदोलन एक साथ आ जाए, तो फिर ये ब्राह्मणवाद का विनाश, पूंजीवाद का विनाश और मानववाद की स्थापना का काम जल्दी निपट जाएगा। हम स्टालिन साहब को चिट्ठी भी लिखे हैं, जवाब आएगा तो फिर देखा जाएगा। मौजूदा दौर में किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह से इंटरव्यू देंगे ये संभव नहीं है। इसी के साथ में जो लोग बहुत क्षणिक तौर पर शॉर्टकट में राजनीति करना चाहते हैं, जल्दी सांसद विधायक बनना चाहते हैं, उनको ये बातें शायद जल्दी समझ में भी ना आए। लेकिन नेशन जनमत का ये मानना है कि बिना सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, कई बार राजनीतिक परिवर्तन हुए, वो ना स्थायी हुए, ना बहुजनों के हित में हुए, ना उनके हित में निर्णय और काम कर पाए। कितना समय लगेगा, कितना वक्त लगेगा, कब तक समाज बदलेगा, इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि वैचारिक धरातल पर जो क्रांति होगी वो स्थायी होगी। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।